देश के बहुसंख्यकों के प्रति प्रतिबद्धता को कभी छुपाने की कोशिश नहीं की, जिसने अपने आप को पहले हिंदुओं के पैरोकार के रूप में और अभी एक नया शब्द प्रयोग में लाना शुरू किया है, सनातन धर्मियों के संदर्भ में हितैषी के रूप में खुद को मजबूती के साथ प्रस्तुत करने में कभी गुरेज नहीं किया। उस भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले तमाम साधु संतों को समय समय पर राजनीति में ठीक ठाक स्थान मिलता रहा है। कोई बहुत पुरानी जगह पर न जाएं तो दो उदाहरण तो हमारे सामने ही हैं। उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही और योगी आदित्यनाथ भगवाधारी हैं, एक मठ के महंत हैं, पर उत्तर प्रदेश के लंबे अरसे से मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें कार्य संचालन करते हुए हम देख रहे हैं। तो इन सबके बीच में हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो इस समय बदलाव के दौर से गुजर रही है, पुरानी प्रतिमाओं को खंडित करते हुए नई प्रतिमाओं को गढ़ने के संदर्भ में लगातार कोशिश कर रही है। 5-5, 7-7, 8-8 बार के विधायक वेटिंग लिस्ट में डले हुए हैं और पहली बार के चुने हुए विधायक मुख्यमंत्री के पद की शपथ लिए जा रहे हैं। इस दौर में क्या भारतीय जनता पार्टी को अब आने वाले समय के लिहाज से नए धर्माचार्यों की जरूरत पड़ रही है? क्या नए बाबाओं की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को महसूस हो रही है? और अगर भारतीय जनता पार्टी को इसकी तलाश है तो पिछले 2-5 साल में एक चेहरा जो पूरे देश में छाया हुआ है, जिसका नाम धीरेन्द्र शास्त्री जी है, जिनको लोग धीरेन्द्र शास्त्री के तौर पर कम और बागेश्वर बाबा के रूप में ज्यादा जानते हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का नया हथियार बनने जा रहे हैं? क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्होंने अभी हाल ही में 2 विराट आयोजन करके पूरे देश को अचंभित कर दिया, जब उन्होंने एक अस्पताल के संदर्भ में लोकार्पण समारोह छोड़िए केवल शिलान्यास समारोह रखा, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी उस समारोह में गरिमा बढ़ाने के लिए मौजूद थी। और 2 दिन बाद ही देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी बागेश्वर धाम में पहुंचकर एक सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन की मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थी। तो देश के 2 शीर्षस्थ पदों पर बैठे हुए लोग जिस एक महज 28 वर्षीय शख्स के आग्रह पर बागेश्वर धाम तक पहुंच गए, क्या वो बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महज संत बन के ही रह जाने वाले हैं, या आने वाले समय में हमें एक कुशल राजनीतिज्ञ के तौर पर उनका आकलन करना चाहिए? इसी पर आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें भाजपा धीरेन्द्र शास्त्री में अपनी संभावनाएं देख रही है, और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या महज कथावाचक ही बने रहेंगे, या आने वाले समय में एक सियासी पारी की तैयारी में धीरेन्द्र शास्त्री जुड़ चुके हैं, क्योंकि पद यात्रा, सामूहिक विवाह समारोह या सामाजिक कल्याण के कार्य कहीं ना कहीं सियासी गतिविधि के संदर्भ में संकेत तो देते हैं। विषय दिलचस्प है। हमारे साथ कई खास मेहमान इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है। उनसे आपका परिचय कराएं उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी का दिया हुआ है। उन्होंने राजनीति और धर्म के संदर्भ में खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता। मैं धर्म विहीन राजनीति को कूड़ा समझता हूं। तो महात्मा गांधी ने यह कहा था। तो धर्म और राजनीति को जब अलग नहीं किया जा सकता तो धर्माचार्य और राजनीतिज्ञ को हम अलग अलग देखने की कोशिश क्यों करते हैं? इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं, जहां पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए राजा पटेरिया जी, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रतिबद्ध चेहरा है, विचारवान चेहरा है, पुराने समाजवादी हैं, वो हमारे साथ में हैं। हमारे साथ यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, पूर्व पत्रकार रहे हैं, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के लिए ख्यात हैं। पवन मिश्रा जी हमारे साथ में हैं, जिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की भविष्य की संभावनाओं पर हम बात कर रहे हैं, उनके साथ पवन मिश्रा जी का गहरा नाता है। तो पवन जी हमारे साथ में हैं। हमारे साथ गुंजन बाबा जी हैं, अयोध्या से, धर्माचार्य हैं, राजनीतिक विषय है पर एक धर्माचार्य के संदर्भ में, इसलिए गुंजन जी हमारे को मार्गदर्शन देने के लिए मौजूद हैं। और इन सबके बीच प्रखर पत्रकार रमेश शर्मा जी की भी मौजूदगी हमारे साथ इस कार्यक्रम में। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत यशपाल सिंह सिसोदिया जी से करते हैं। सिसोदिया जी, भाजपा समय समय पर धर्माचार्यों को राजनीतिज्ञ के रूप में परिवर्तित करने के संदर्भ में निष्णात है, दक्ष है, कमाल की प्रस्तुति और कमाल का उपयोग, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग कायल हैं। क्या कहते हैं? अब उमा भारती गुजरे जमाने की चीज हो गए। योगी आदित्यनाथ का भी दौर हो लिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भाजपा की और मध्य प्रदेश में भाजपा की बड़ी उम्मीद, नई उम्मीद,
इसलिए पार्टी अपना सब कुछ झोंके दे रही है। क्या कहते हैं? नहीं हिमांशु जी देखिए, जब जब तब तब किसी धर्माचार्य को या किसी संत को भारतीय जनता पार्टी में अगर जनता की सेवा करने को लेकर के और नेतृत्व करने को लेकर के अगर अवसर मिला है, तो आपने खुद ने अभी उमा भारती जी का कालखंड निपटा, कितना समय हो गया है, कितना समय बीत गया है, लेकिन आज भी उमा जी की जो प्रशासनिक दक्षता थी और जो क्षमता थी, आज भी वे बिल्कुल लोकसभा में भी, केंद्र में मंत्री भी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी वे आज भी जानी पहचानी जाती है, क्योंकि वो धर्माचार्य के साथ साथ अगर धर्माचार्य का उन्होंने अगर बहुत कार्य किया है और वे हिंदुत्व को लेकर के अगर आगे बढ़े, तो राजनीति में भी अगर वे आई हैं, और योगी जी भी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की उन्होंने बागडोर संभाली है, तो हिमांशु जी गलत कहां हुआ है? अगर कोई धर्माचार्य राजनीति में आकर के सशक्त मार्गदर्शन देते हैं और अगर वे बहुत सुचिता की राजनीति को प्रतिपादित करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जैसा दल अगर इन लोगों को स्वीकार करके जनता की सेवा का प्रकल्प लेकर के आगे बढ़ाने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस नहीं कर सकती, ये भारतीय जनता पार्टी ने करके आपत्ति थोड़ी व्यक्त कर रहा हूं यशपाल जी, थोड़े मेरे सवाल के साथ जुड़िए। क्या भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही है कि अब ये जो पुराने धर्माचार्य थे इनका काम पूरा हो गया? और उमा भारती जी अपनी भूमिका तलाशती रहती है, भूमिका उन्हें मिलती नहीं है। जितनी भी उनकी प्रतिभा हो, जितनी भी उनकी प्रखरता हो, जितनी भी उनकी प्रशासनिक क्षमता हो, पर भाजपा कोई उपयोग कर रही है लंबे अरसे से दिख नहीं रहा। क्या यशपाल जी महसूस करते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री में भाजपा नई संभावना देख रही है, इसलिए भाजपा के तमाम दिग्गज नेता इस समय धीरेन्द्र शास्त्री में समय लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, उनके आयोजनों को सफल बनाने में अपना सब कुछ झोंक रहे हैं? क्या कहते हैं आप? धीरेन्द्र शास्त्री भविष्य में भारत और भाजपा की समान उम्मीद है? यशपाल जी। हिमांशु जी, मैंने आपकी टिप्पणी पे कोई आपत्ति नहीं करी है, मैंने अपना विचार व्यक्त किया, नंबर 1। नंबर 2, धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम का नेतृत्व करते हैं और वहां पर अगर आस्था का केंद्र है, और अभी 1 महीने पहले ही यदि उन्होंने समरसता की और आध्यात्मिकता की यात्रा निकाली है, और उस यात्रा के सफलता के बाद यदि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आते हैं कैंसर अस्पताल का शिलान्यास भूमि पूजन करने को लेकर के, और उसके तत्समय बाद तत्काल 2 दिन बाद अगर राष्ट्रपति महोदय आती है और 251 विवाहों का और एक अनुष्ठान का में भाग लेते हैं, यज्ञ समारोह में भाग लेते हैं, तो ये एक अवसर उपलब्ध हुआ। हमको तो गर्व इस बात का है हिमांशु जी, कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में जो बुंदेलखंड है, और बुंदेलखंड में भी तस्वीर और तकदीर बदलने का काम अगर किसी ने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा का जो डायवर्जन किया है उसके कारण से, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वहां पर आकर के उपस्थिति दर्ज करी। और हिमांशु जी, अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी उनको आमंत्रित करते हैं, दोनों ख्यातनाम व्यक्ति को, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति को, और किसी विषय करके, तो मैं समझता हूं कि हम सबके लिए गर्व की बात है। और राष्ट्रपति महोदय ने तो हिमांशु जी बड़ी बात कह दी है उनके आने पर, मैं जरूर उसका उल्लेख करूंगा। अब महिला नेतृत्व विकास की जरूरत है, महिला के विकास का जरूरत नहीं है। अगर राष्ट्रपति महोदय छतरपुर में आती है और बागेश्वर धाम की उपस्थिति में अगर नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने की बात करती हैं, तो एजेंडा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मंचों पर भी देश और विकास की बात करती है। और वो तो सब ठीक है यशपाल जी, मैं पवन मिश्रा जी के पास जाना चाहता हूं, उससे पहले एक टिप्पणी सीधी चाहता हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री जी की मौजूदगी महसूस कर रही है, जरूरत महसूस कर रही है, उनकी अपनी पार्टी में जरूरत महसूस कर रही है? इसके संदर्भ में कोई दृष्टि है आपकी, कोई आपका आकलन है, कोई आपकी अभिलाषा है, उसे साझा करना चाहेंगे या अपने तक सहेज कर रखना चाहेंगे? हिमांशु जी देखिए, मेरे को जहां तक ध्यान में संज्ञान आ रहा है, स्वयं बागेश्वर धाम ने, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने चैनलों में इस बात को कहा कि मेरे राजनीति में आने का कोई भी मेरी स्थिति नहीं, मैं राजनीति में नहीं भाग लूंगा। लेकिन अगर किसी बड़े नेक काम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बुलाया जाता है, हम उन लोगों में से नहीं है हिमांशु जी जो कथावाचकों को उचक्का कहे या कथावाचकों को कहे कि ये तो मॉल है, शोरूम है, दुकानें हैं। अरे धर्माचार्यों का सम्मान अगर भारतीय जनता पार्टी करती है, तो कांग्रेस के तो मुकेश नायक जी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी को उचक्का आपके सम्मान के संदर्भ में इस समय पे उमा भारती जी से पूछिएगा किस अनुभूति के साथ उमा जी इस समय गुजर रही हैं। धर्माचार्य है ना, साध्वी हैं, थोड़ा यशपाल जी कभी फोन करके जानिएगा किस मन स्थिति में वो। पर मुझे जाना है राजा पटेरी जी के पास, लेकिन उससे पहले पवन मिश्रा जी से बात करना बहुत जरूरी है। पवन मिश्रा जी
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के कट्टर अनुयायी हैं। उनकी व्यवस्थाओं के संदर्भ में भी पवन मिश्रा जी की भूमिका रहती है। पवन जी, आपसे जानना चाहते हैं, क्या हम आने वाले समय में वर्तमान के चाणक्य को भविष्य में चंद्रगुप्त होता हुआ देख सकते हैं? वो दौर अलग था, जब चाणक्य अलग होता था, चंद्रगुप्त अलग होता था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जैसे मुखरता के साथ हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सामाजिक आयोजनों के माध्यम से अपना जन समर्थन जुटा रहे हैं, क्या हम भविष्य में उम्मीद करें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक सियासी व्यक्तित्व के तौर पर भी हमारे बीच में होंगे? देखिए, ये जो आपका प्रश्न है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार, तो जिस तरीके से आप जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं या कहीं ना कहीं अन्य राजनीतिक दल जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो उससे कोई गुरेज ना मुझे है ना किसी को और होना चाहिए। सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, मगर ये आवश्यकता ही आविष्कार की जननी रही है। और आज यदि कहीं कोई दल उनमें अपनी संभावनाएं ढूंढ रहा है तो वो उस दल का अपना दृष्टिकोण हो सकता है। मगर जहां तक मैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की महाराज जी की बात करता हूं, तो वो देखिए शुरुआत से ही 2018 से ही ये विवाह का क्रम चल रहा है। पदयात्रा जब हुई उस समय कोई राजनीतिक चुनाव ना तो मध्य प्रदेश में थे ना हमारे कहीं आसपास थे। और ये जो भी उनके आयोजन है, मुझे लगता है जो राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम है वो पहले से तय था, प्रधानमंत्री जी का बाद में तय हुआ। तो जो क्रम है उसको कहीं हम लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, वो एक स्वतः एक ऐसी प्रक्रिया हो रही है या देश में कहीं ना कहीं इस तरीके का जो मैसेज बन जा रहा है या कहीं ना कहीं माहौल का निर्माण हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कोई दल यदि उसका लाभ लेना चाह रहा है तो उससे हम लोगों का कोई सरोकार नहीं है, महाराज जी का कोई सरोकार नहीं है। वो निश्चित रूप से चाहेंगे कि उसका प्रभाव हो, और जो आपकी बात है वो कहीं ना कहीं ठीक है। बात कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन पवन जी थोड़ा और खुलासा कीजिए। जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक आभा मंडल बनना शुरू हुआ था तो उनके दरबार में भाजपा के लोग भी दिखते थे, कांग्रेस के लोग भी दिखते थे। वक्त गुजरता जा रहा है, कांग्रेसी सिमटते जा रहे हैं, भाजपा ही बढ़ते जा रहे हैं, और अब तो कांग्रेसी सीधे खुलकर सवाल कर रहे हैं। मुकेश नायक जी, मीडिया विभाग के प्रमुख, बड़े नेता, खुलकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। आपसे जानना चाहता हूं, क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विचार और भाजपा के विचार में परस्पर साम्य बहुत गहरा हो गया है? तो आने वाले समय में अगर राजनीतिक प्रेक्षक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को एक कुशल राजनीतिज्ञ के तौर पर भी देखने लगे हैं, गलती तो नहीं कर रहे? देखिए, अभी इस दौर में मुझे लग रहा है कि उनको राजनीतिक चश्मे से देखना कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा, क्योंकि जितना मैं देख रहा हूं, जितना मैंने समझा है, 2018 से लगभग मैं उनके साथ हूं। और ये आपकी बात सही है सर, कि जहां पहले सभी दलों के लोग ज्यादा आते थे, या शायद आप तक या हम तक वो जानकारी नहीं पहुंचती थी, मगर इस समय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब से प्रधानमंत्री जी का और राष्ट्रपति जी का दौरा तय हुआ है, उस समय से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, या विभिन्न जो मंत्री हैं, उनका आना जाना ज्यादा हुआ है। उनका जाना वो उसको अपन व्यवस्था से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कोई ऐसे चुनाव तो नहीं है। पंचायत चुनाव भी दूर हैं, नगर पालिका के चुनाव भी दूर है, नगरीय निकायों की, और विधानसभा चुनाव तो ठीक है, अभी तो काफी समय है। तो मगर इसके बावजूद भी जो हम देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ के वर्तमान के जो भाजपा के नेता उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे पहले, वो अब ज्यादा रुचि ले रहे हैं, वो ज्यादा रुचि तो ले रहे हैं, पर थोड़ा विचार पे बात करते हैं ना गुंजन जी से पास भी हम जाएंगे पवन जी। लेकिन जैसे वक्फ बोर्ड के स्थान पर सनातन बोर्ड होना चाहिए, भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, अब ये जो सारे विचार हैं सम्माननीय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के, इन विचारों के साथ कांग्रेस का तो सामने बैठता नहीं है। कांग्रेस कभी हिंदू राष्ट्र की पक्षधर नहीं रही। वक्फ बोर्ड बनाने वाली कांग्रेस कहां सनातन बोर्ड बना देगी? 55 साल के राज में नहीं बनाया। क्या आपको नहीं लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो सपना भारत के संदर्भ में देखते हैं, जिस स्वरूप में भारत को बनाने की परिकल्पना करते हैं, उसमें भाजपा एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म रहेगा? भाजपा के बैनर तले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने विचारों को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर पाएंगे?
जी बिल्कुल, जो आप जिस परिप्रेक्ष्य में आपने बात रखी है या जो आपका प्रश्न है, उस परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सटीक है। और कहीं ना कहीं जो विचारों की समानता है, विचारों का सामंजस्य है, वो कहीं ना कहीं एक होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस हिंदू राष्ट्र की बात महाराज जी कर रहे हैं, उस हिंदू राष्ट्र को कहीं ना कहीं संघ और भाजपा भी पुष्पित तो पल्लवित करता है, कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। जिन हम गौ रक्षा की बात करते हैं, तो उसके लिए भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको उठाते रहे हैं समय समय पे। हम लोग जो सनातन की या सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो उसको यदि सनातन बोर्ड को क्यों नहीं कांग्रेस के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या हम लोगों की तरफ से कभी किसी को रोक तो नहीं? आप अपने विचारों की पुष्टता भी हमें प्रदान कर सकते हैं, आप अपना समर्थन भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें दे सकते हैं, तो मगर उसके लिए क्या एक ही दल क्यों अग्रसर है? तो पवन जी का भी मानना यह है कि हाँ, भाजपा के साथ हमारा साम्य बन तो रहा है, महाराज जी के विचार और भाजपा के विचारों के साथ में एक समन्वय तो देखने को मिल रहा है। और मेरे साथ में है राजा पठेरिया जी। आपकी मुश्किलें कितनी बढ़ रही हैं राजा जी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आभा मंडल बुंदेलखंड की सीमा को लांग कर प्रदेश और प्रदेश के बाद देश और अब तो विदेश तक पहुंच गया है। और वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भाजपा के आभा मंडल में दिखाई देने लगे हैं, या भाजपा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आभा मंडल में दिखाई दे रही है। आपकी पार्टी की राजनीतिक संभावनाओं पर कितना प्रतिकूल असर पड़ने जा रहा है राजा पटेरिया जी? देखिए, कांग्रेस पार्टी की राजनीति पर, प्रगतिशील विचारधारा की राजनीति पर, लोकतंत्र समाजवाद की विचारधारा की राजनीति करने वाले इंसान के ऊपर, पार्टियों के ऊपर, समूहों के ऊपर कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। धीरेन्द्र शास्त्री का अतीत आप पता करें, और भारतीय जनता पार्टी जो फासीवादी पार्टी है, तो खुलेआम आरोप लगाता हूं, जिनका आदर्श हिटलर और मुसोलिनी है, वो जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ को बना करके प्रदेश में ताकतवर किया था, और जिनकी आस्था विशेषकर प्रजातंत्र में थी उस समय, उन तमाम लोगों को किनारे लगा करके नए फासिस्टवादी व्यवस्था के तहत धर्म की आड़ लेके, धर्म के बारे में काखा गा भी ना जानने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जैसे हजारों हजार सैकड़ों लोग को आगे करके राज्य सत्ता पर तानाशाहात्मक व्यवस्था कायम करने के लिए अग्रसर है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे व्यक्ति के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हम तुम्हारी मस्जिदों में जाएं तो उन्हें जूते मारो। ये जो भाषा बोलने वाला व्यक्ति हो और अपने आप को सनातन धर्म का ठेकेदार कहता हो, ये खुलेआम सनातन धर्मावलंबियों के ऊपर एक अपमानजनक बात है। सनातन धर्म के विशेषज्ञ आपके शंकराचार्य हैं 4, वो व्यवस्था देंगे। शंकराचार्य जो सनातन धर्म की व्यवस्था मतते हैं, उन लोगों को किनारे करने के लिए फासीवादी शक्तियों ने हजारों हजार और बाबा बैरागियों को आगे करके वीरतंत्र का बना दिया है, जिनको कुछ भी नहीं मालूम। वसुदेव कुटुंबकम की बात करने वाला सनातन धर्म का एक बाबा बैरागी जिसको कोई ज्ञान नहीं है, वो ये कह रहा है, जूते वाली बात कर रहा है। ये राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा इन पर किसी भी। अरे राजा पटेरिया जी, आपका गुस्सा, आपका आक्रोश अपनी जगह और जमीनी हकीकत अपनी जगह। धीरेन्द्र शास्त्री जी को आपके अनुसार धर्म का काका भी नहीं आता, पर इस बात से आपका इंकार है क्या कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देखने, सुनने, जानने के लिए एक आवाज पर लाखों लोग उमड़ते हैं? 4 शंकराचार्यों की जो भी मौजूदगी है, पर क्या आप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आभा मंडल को इंकार करते हैं? क्या आपके लिए अचरज का, अचंभे का
भाड़े के आदमी देने के बावजूद भी सभा स्थल को भरना पड़ता है। क्या कहते हो राजा पटेल साहब? एक शब्द तो इसमें संशोधन कर लीजिए, भाड़े वाला शब्द द्विवेदी जी, आप हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, हम आपको बहुत अच्छे से जानते जी। राजनीति में हम गांधी, नेहरू, लोहिया, अंबेडकर के अनुयायी हैं और इस देश में लोकतंत्र को यदि बचाना है तो धर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए सारी शक्तियों को एकजुट होकर के खड़ा होना पड़ेगा। आप इन लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की राजनीति में उन लोगों को बाहर करना चाहती है जिन्होंने इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को खून खींच कर बनाया। उमा बहन ने इस बुंदेलखंड की सामंतवादी व्यवस्था को, बड़े बड़े लोगों के रुतबेदार चीज को खात्मा किया है। भले उमा भारती आज भारतीय जनता पार्टी में हो, मैं उनके और वो हमारे कई मामलों में संघर्ष से हम लोग साथी है, उनको अलग करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर जो नेता है बुंदेलखंड के, उनको किनारे किया और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे आदमी को आगे करके प्रदेश के अंदर जो बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको प्रेरित कर रहा है। रह गया कांग्रेस पार्टी की सवाल, कांग्रेस पार्टी दलितों के, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के हित में काम करती थी, वैज्ञानिक सोच पर काम करती थी, उस पर काम करेगी और उसी के ऊपर जन समर्थन अर्जित करेगी। अच्छा राजा पटेल साहब, आप इतने नाराज हो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर, पर आपको याद है कि नहीं है इन्हीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में, उनके धाम में आपकी पार्टी का बहुत बड़े नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी भी आना जाना किया करते थे। क्या कहते हैं आप? उस समय समझ नहीं थी क्या ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या हैं? कांग्रेस के बहुत सारे नेता आज भी बाबा बैरागियों के यहाँ जाते हैं। निजी तौर पे मैं स्वयं धर्मावलंबी हूँ, मेरे भी कई बाबा बैरागियों से संबंध है, परंतु धर्म का सार्वजनिक तौर से प्रस्तुतिकरण लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है और फांसीवादी शक्ति इसका उपयोग करती है। देखो राजा पटेल साहब, आपके इस विचार को तो मैंने पहले भी सुना, अब आप इस पर एक रोशनी और दीजिए। लोकतंत्र के लिए खतरा तो आपने बता दिया, पर अब कुल मिलाकर अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी भाजपा में आ रहे हैं या भाजपा के अनुसार चल रहे हैं तो इसका कुछ प्रभाव कांग्रेस पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए, फिर मैं गुंजन जी के पास चलूंगा। भाजपा आड़ में, धीरेन्द्र शास्त्री के आड़ में अपना मंतव्य पूरा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं को ठिकाने लगाने के लिए। रह गया कांग्रेस का सवाल, तो कांग्रेस पार्टी बाकायदा इस देश में सभी धर्मों, सभी जातियों के बराबर के हिस्सेदार रही है। ये वही देश है अयोध्या के मौलाना अमीर अली और हनुमानगढ़ी के मंदिर के पुजारी रामचरण दास ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ संयुक्त बिगुल बजाया था और फैजाबाद में इमली के पेड़ पर फांसी में चढ़ाए गए थे, जो फैजाबाद जेल में आज है। हिंदू और मुसलमान को बांटने के नाम के ऊपर बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी धीरेन्द्र शास्त्री को गारा बनाई है और भारतीय जनता पार्टी के उन कद्दावर नेताओं को ठिकाने लगाने का काम कर रही है जो उन्होंने स्थापना की थी। रह गई कांग्रेस की सवाल, तो कांग्रेस में भी 2500 लोग हैं जो ऐसे बाबा बैरागियों के चरण चूमते हैं, कथा और इनके माध्यम से जनता को बरगलाने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस पार्टी वैज्ञानिक सोच, समाजवाद, गरीबी, भुखमरी, इनके खिलाफ संघर्ष करके जन समर्थन अर्जित करने वाली रही है। और बुंदेलखंड का सवाल है जहां तक द्विवेदी जी, तो आप बुंदेलखंड में मातृ शिशु मृत्यु दर का पता करिए। मध्य प्रदेश में किसानों की आय 12,000 रुपया साल है कुल। यहाँ बेरोजगारों के लिए रोजगार नहीं है और आकस्मिक मृत्यु मरे, आपदा मृत्यु में मरे हुए लोगों के ऊपर धीरेन्द्र शास्त्री जैसा व्यक्ति ये कहता है कि मोक्ष मिल गया है, वहां पर्ची निकाल के क्यों नहीं बताया कि मोक्ष में हमारे इनने मोक्ष क्यों प्राप्त किया? तो राजा पटेल जी बहुत ज्यादा गुस्से में है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर, लेकिन उनका कहना है कि कांग्रेस अपने अलग विचार के साथ चलने वाली पार्टी है। पर गुंजन जी, मेरे पास सवाल अलग है कि धर्माचार्यों को अपने विचारों को क्रियान्वित करने के लिए राजनीतिज्ञों की, राजनेताओं की और खुद राजनीतिज्ञ हो जाने की जरूरत क्यों महसूस होती है? इस पर कोई दृष्टि है आपकी? क्या आपको भी लगता है एक धर्माचार्य के तौर पर कि धीरेन्द्र शास्त्री जो आजकल आपके साथ दिखाई देते हैं जल्द सामने वाली भूमिका में आने वाले हैं? जी बिल्कुल, राजनीतिक भूमिका में धीरेन्द्र शास्त्री जी आने वाले हैं। इससे मैं बिल्कुल आपकी इस कथन से मैं सहमत हूँ। दरअसल में है क्या कि कोई भी राजनीतिक दल हो, राजनीतिक दलों का एक ट्रेंड्स रहा है या उनका लाभ की, जहां उनकी लाभ की स्थिति दिखती है। कुछ समय पूर्व अगर आप चले जाएं तो आप देखिए राजनीतिक दलों में बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार अचानक से आ जाते थे, टिकट लेके चुनाव लड़ जाते थे। राजेश खन्ना जी से लेके बहुत लंबी फेहरिस्त रही है।
यानी जो व्यक्ति भी भीड़ इकट्ठा कर सकता हो, राजनीतिक दल हमेशा ऐसे व्यक्तियों की तलाश में रहते हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो मंतव्य है धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी निश्चित रूप से बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति हैं और उनको केवल मध्य प्रदेश में सीमित करना ये भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बहुत संकीर्ण विचारधारा होगी। इस समय वो पूरे देश में उनकी बहुत ज्यादा लोकप्रियता है, हर प्रदेश में विदेश में भी लोकप्रियता है और वो कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए अगर वो किसी भी राजनीतिक दल का सपोर्ट करते हैं, उसकी विचारधारा से सहमत होते हैं, उसमें सम्मिलित होते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, तो उस राजनीतिक दल को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। अच्छा, एक बार बताइए गुंजन जी, और हम तो मध्य प्रदेश को लेके बात इसलिए कर रहे थे कि वो जिस छतरपुर के गढ़ा गांव में वो मध्य प्रदेश में ही आता है, पर आपकी बात भी ठीक है, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ इलाका है। बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की समान भूमिका है। तो क्या आप हमें संकेत दे रहे हो अपने अनुभव के आधार पर कि योगी आदित्यनाथ जी का कद काफी बढ़ गया है? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का उभार कहां हम मध्य प्रदेश में खोज रहे हैं, उन्हें हम योगी आदित्यनाथ के समांतर देखें जरा, कुछ ऐसा समीकरण बिठाया जा रहा है। जी, मैं उसी पे आ रहा था। इसमें भारतीय जनता पार्टी के देखिए दो राजनीतिक निहितार्थ हैं, एक तो बाहरी है, एक आंतरिक है। सबसे पहले मैं बाहरी पे चर्चा करना चाहूंगा। हमारे देश की राजनीति में जब धर्म की राजनीति होती है, मैं इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद भी दूंगा कि अंधों में काना राजा, कम से कम ये धर्म की बात करते तो हैं, बाकी राजनीतिक दलों को भी करना चाहिए। तो हमारे देश में जो दलित वर्गों की राजनीति करते हैं या नव बौद्धों की, या ऐसे नेता जो हैं चंद्रशेखर रावण हैं या पूर्व में मायावती जी रही, या और वामपंथी विचारधारा से जो बहुत सारे लोग हैं, वो ऐसा कहते थे कि धर्म के नाम पे राजनीति करके इससे क्या रोजगार सृजित होगा, मंदिर के नाम पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, या इससे दलितों का कोई कल्याण नहीं होगा, ये तो मलाई ब्राह्मण या सवर्ण तबका खा लेता है। तो एक ऐसा मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने विकसित करने की कोशिश की है। उसी क्रम में भारत जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो हॉस्पिटल की नींव रखी है, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। इससे एक तो दलितों की जो आवाज उठाते थे तथाकथित ऐसे लोग, ऐसे राजनीतिक जो दलितों की आवाज तो नहीं कहेंगे, दलितों की आवाज के आड़ में वो बरगलाने की कोशिश करते थे, तो उनको एक ये जाएगा कि हाँ, एक धर्म से जुड़े व्यक्ति ने मंदिर नहीं बनाया 300 करोड़ का, उसने कथा कह के या जैसे भी संपत्ति अर्जित की, तो उसने मानव कल्याण के लिए, उसमें दलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हिंदू समाज का कोई तबका हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए उसने एक समांतर एक ऐसा काम किया। यानी हिंदू धर्मगुरु ऐसा काम करते हैं जो कि समाज के कल्याण के लिए, हित के लिए हो। एक तो ये संदेश इस हॉस्पिटल की नींव से जाएगा निश्चित तौर पे, और जाना भी चाहिए, बहुत अच्छा कार्य है। दूसरा, इससे क्या होगा, बागेश्वर धाम की जो स्वीकार्यता है वो तो वैसे सभी वर्गों में है, लेकिन जो इस पे प्रश्न चिन्ह ऐसे व्यक्ति उठाते थे उनका मुंह बंद हो जाएगा। ऐसे और भी आगे समय में काम होंगे। नहीं गुंजन बाबा जी, मेरा सवाल आपकी दलील के साथ में पैदा हो गया है। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दो स्वरूप हैं, एक कथावाचक का और एक दिव्य दरबार का। और इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते हो कि कथा सुनने के लिए जितने लोग आते हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग उनकी पर्ची और पर्चे के लिए आते हैं। उस पर्ची और पर्चे के अंतर्गत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी चमत्कार करते हैं, बता दें कि इसका उपचार होगा, इतनी हाजिरी देना, बागेश्वर धाम जाके बाबा जी को प्रणाम करना, नारियल ऐसा करना। मतलब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आभा मंडल में चमत्कार की बड़ी भूमिका है। जो चमत्कार से उपचार करता था वो शख्स चिकित्सकों के लिए अस्पताल बनवा रहा है। क्या कहते हो गुंजन बाबा जी, भ्रम में कौन है, फेर में कौन है? थोड़ा इसके विषय में बताएंगे आप? पहले मैं इस पे आ रहा हूं, मैं इस बात पे भी आऊंगा। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक राजनीति पे भी चर्चा करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर जरूरत से ज्यादा वो ऊपर उठता है या उसकी कोई भविष्य में ऐसी डिमांड होने वाली है जो संगठन को, आरएसएस के लिए मुसीबत खड़ी करे, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी महाराज हो, उमा भारती जी पूर्व में रही हो, या और कोई दिग्गज नेता, तो बैलेंस करने के लिए उसका रेप्लिकेंट या उसके समकक्ष किसी व्यक्ति को तैयार किया जाता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी भारतीय जनता पार्टी, चूंकि बाबा बागेश्वर धाम पूरे देश का इस समय, पूरे देश में उनकी लोकप्रियता है, नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश जितना वो मध्य प्रदेश में लोकप्रिय है उससे कहीं अधिक उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है।
और भी राज्यों में लोकप्रिय हो, चाहे महाराष्ट्र हो। तो संतुलन बनाने के लिए कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई कभी अनुशासनहीनता या तोल मोल की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसको संतुलित करने के लिए हमारे पास विकल्प होना जरूरी होता है। और ये कहीं ना कहीं एक अच्छे राजनीतिक दल की या राजनीति करने वालों के लिए ये अच्छा ही विषय है। तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से बाबा बागेश्वर धाम बहुत ही उपयोगी है, और इसलिए दोनों का समन्वय भी है। बहुत सारे पॉइंट भी, मैं भी हिंदू धर्म गुरु हूं तो मैं भी सहमत हूं, सनातन धर्म बोर्ड से भी, गौरक्षा से भी, सामाजिक समरसता से भी बाबा बागेश्वर धाम जी भी सहमत हैं, भारतीय जनता पार्टी भी सहमत है। लेकिन इसमें जो निहित है, इसके पीछे जो कारण, उस कारणों पे मैंने चर्चा की, आंतरिक और बाह्य दोनों लाभ की। अब बात आई आपके चमत्कार की और हॉस्पिटल की। देखिए, कोई भी धर्म गुरु हो या बाबा बागेश्वर धाम जी हो या कोई भी व्यक्ति हो, पर्ची लगाना, किसी के बारे में बता देना, ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी जो है तप साधना, इनका वर्णन है, जिनको करके हम लोग किसी के बारे में भी बता सकते हैं, जान सकते हैं। मैंने नहीं अर्जित की है, जिन्होंने अर्जित की है ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपके अयोध्या जनपद में कल्लू मिश्रा जी भी हैं, वो तो आपकी जेब में कितने पैसे हैं, क्या खा के आए हैं, ये भी बता देते थे। उससे किसी व्यक्ति का कितना कल्याण होगा ये जरूरी नहीं है। होता क्या है कि हम लोग किसी से भी मिलते हैं, हम गए मिलने, उसने बता दिया आपके पिता का ये नाम है, आप दाल चावल खा के आए, आपकी जेब में 500 के 3 नोट हैं और 2 रुपए के 3 सिक्के हैं, ऐसी किसी भी कोई बात कर दिया तो हम नतमस्तक हो जाएंगे। एक सामान्य व्यक्ति कोई भी हो, उससे हमारा कितना कल्याण होगा ये जरूरी नहीं, हो सकता है उससे हमारा कोई कल्याण ना हो। इसके साथ बाबा बागेश्वर धाम कहते हैं लेकिन किसी भी व्यक्ति को कि आप सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी का दर्शन करिए, हनुमान चालीसा करिए, अच्छी बात है। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को धर्म से जोड़ती है, इससे आत्मबल मिलता है। अब ये कलयुग है, इसमें भगवान प्रकट होके या धन्वंतरी भगवान या हनुमान जी के आदेश से कोई प्रकट होके ये नहीं कहेगा कि तथास्तु कल्याण मस्तु और आरोग्यम हो, आप आरोग्य हो जाओगे। इसके लिए हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। किसी भी व्यक्ति को, स्वयं बाबा बागेश्वर धाम भी बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, भगवान उनकी सहायता हो सकता है डॉक्टर के रूप में ही करे या किसी भी व्यक्ति की, इसके लिए चिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है। गुंजन जी ने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, बीमार पड़ेंगे धीरेन्द्र शास्त्री तो उन्हें भी चिकित्सक के पास ही जाना पड़ेगा। ये उन तमाम लोगों के लिए संदेश है जिन्हें लगता है धीरेन्द्र शास्त्री जी छू भर दें तो उनकी पीड़ा का निदान हो जाएगा। कुल मिलाकर ये महत्वपूर्ण टिप्पणी है। तो गुंजन जी ने काफी विस्तार दिया, मेरे लिए संकट खड़ा हो गया कि पंडित रमेश शर्मा जी मेरे साथ में है, आधे पत्रकार के तौर पर बात तो गुंजन बाबा जी कर दी है, पर फिर भी रमेश जी मेरे साथ में है। बड़ा लंबा उनका पत्रकारिता जीवन रहा है। क्या देख रहे हैं रमेश शर्मा जी? एक नया राजनीतिज्ञ मध्य प्रदेश या देश की राजनीति में दाखिल होने जा रहा है, ऐसा कुछ आप देख पा रहे हैं, या आप ये देख रहे हैं कि एक और चाणक्य है जैसे चंद्रगुप्त बनने की कोई चाह नहीं है? क्या देख रहे हैं रमेश? ये जो दो बातें आपने कही हैं जी, ये मैं इन दोनों बातें नहीं देखता, जी, बल्कि मैं इसमें तीसरी बात देख रहा हूँ। जी, कहीं ना कहीं अगर आप भारतीय संस्कृति को देखेंगे तो भारतीय संस्कृति को धर्म से आप अलग नहीं कर सकते। जितनी भी संस्कृति अगर आप देखेंगे तो वशिष्ठ रहे हैं, राजगुरु रहे हैं, विश्वामित्र राजगुरु रहे हैं, अत्रि राजगुरु रहे, हमारे यहाँ ऋषियों की एक लंबी परंपरा रही है, शिवाजी महाराज ने भी इसका पालन किया है। तो मोटे तौर पर अगर राजनयिक संतों के आश्रम में जाते हैं तो हमको ये कल्पना करना चाहिए, हमको ये उम्मीद करना चाहिए कि राजनीति सही दिशा में चलेगी, जो गांधी जी का चिंतन था। अगर हम धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करें, अगर भारत में अगर आप देखेंगे तो संतों के आश्रम में सारे शिक्षालय हुआ करते थे और सारे चिकित्सालय हुआ करते थे। तो स्वाभाविक रूप से धीरेन्द्र शास्त्री जी के आश्रम में अगर चिकित्सालय आरंभ हुआ है, शिक्षालय आरंभ हुआ है, तो मान करके चलिए कि ये जो है भारतीय परंपरा के अनुरूप है और इसमें समाज का निर्माण, व्यक्ति का निर्माण और राष्ट्र का निर्माण, तीनों ध्येय इसमें निहित हैं। अब एक बात राजनीति की आती है तो स्वाभाविक रूप से मैं अभी बिल्कुल ये बात नहीं देखता कि वो राजनीति में आ रहे हैं। निकट भविष्य में मुझे राजनीति में उनके आने की संभावना कम दिखती है। बहुत दिनों बाद किसी संत का हमको ऐसा चेहरा दिखा है जिन पर इष्ट कृपा भी झलकती है और गुरु कृपा भी झलकती है। ऐसे संत बहुत कम ऐसे संत होते हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर ये दोनों कृपा झलकती है, उनका विशिष्ट जो आभा मंडल है वो इसमें बराबर दिखता है। तो मैं समझता हूँ एक बहुत मुझे आश्चर्यजनक दिखती है कि भारत में मध्यकाल से पहले का भारत और मध्यकाल के बाद का और अंग्रेजी काल का भारत,
जब भी कभी सनातन परंपरा या सनातन कोई चेहरा आगे आता है तो उस पर हमले होते ही रहे हैं। तो ये हमले धीरेन्द्र शास्त्री जी पर भी अगर राजनीतिक हमले हो रहे हैं, ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। जहां तक धर्म और राजनीति का सवाल है, आप कल्पना कर सकते हैं, अगर हम स्वतंत्र हुए हैं तो एक वर्ग को तो धर्म के आधार पर उसका कानून है, उसका पर्सनल लॉ है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को उस आधार पर, धर्म के आधार पर क्यों नहीं है? एक व्यक्ति के न तो चर्च पर सरकार का नियंत्रण है, न मस्जिद पर सरकार का नियंत्रण है, मंदिरों पर नियंत्रण है, तो कहीं ना कहीं ये समानता का भाव आना चाहिए। वो तो ठीक है रमेश जी, मैं विषयांतर नहीं करना चाहता। अभी धीरेन्द्र शास्त्री के भविष्य को लेकर हमारी बातचीत है। आपने सिरे से खारिज कर दिया, नहीं मुझे नहीं लगता कि धीरेन्द्र शास्त्री राजनीति में आएंगे। क्या आप इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं करते? धीरेन्द्र शास्त्री अच्छे वक्ता हैं, आपके अनुसार अच्छी सोच रखते हैं, अच्छा चिंतन रखते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसी शख्सियत का राजनीति में पदार्पण इस देश के उत्थान में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है? आपको इतना संकोच क्यों है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के राजनीति में पदार्पण को लेकर? इतना संकोच क्यों है? मुझे बिल्कुल संकोच नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि वो धर्माचारी हैं, उनकी नियति प्रकृति ने कोई निश्चित की होगी। अगर प्रकृति ने उनकी राजनीति में स्थान निश्चित किया है तो समय आने पर वो उसमें जरूर आ जाएंगे। लेकिन वो जिस तरीके से उनका अभी मुझे कार्यशैली दिख रही है, धीरेन्द्र शास्त्री अपनी तरफ से राजनीति में आने का बिल्कुल प्रयत्न नहीं करेंगे। लेकिन अगर योग होगा तो कोई उनको रोक भी नहीं पाएगा। कुछ व्यक्ति होते हैं जो सामान्य से अलग हटके होते हैं, उनका जो भविष्य निश्चय है वो प्रकृति ने निश्चित किया हुआ है। अगर समय राजनीति का होगा, अरे रमेश जी, प्रकृति तो हर एक का ही भविष्य निश्चय करके रखती है, कोई धीरेन्द्र शास्त्री थोड़ी है। सभी के संदर्भ में, नियति के संदर्भ में। तो अभी अपन मुद्दे पर रहते हैं ना। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जिस प्रकार से अपनी सामाजिक उपस्थिति और वैचारिक रूप से अभिव्यक्ति कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जैसी उनके साथ अब कदम ताल करते हुए दिख रही है, क्या इसमें उनके राजनीतिक पदार्पण का या आप उचित समय नहीं देखते? या आपको अभी लगता है कि उनका राजनीति में आना अभी डॉक्टर मोहन यादव के लिए ठीक नहीं रहेगा, योगी आदित्यनाथ के लिए ठीक नहीं रहेगा, अभी थोड़ा उन्हें रुकना चाहिए? क्या देखते हैं रमेश शर्मा जी? देखिए, मोटे तौर पर अगर वो राजनीति में आते भी हैं तो उनका किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा। उनकी धारा बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि उमाजी का जो सिद्धांत अभी नाम आया है, उमाजी की राजनीति करने की शैली अलग थी। उमाजी के जो एक राजनीतिक गुरु रहे हैं, उनके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो विवाद में भी आई, तो स्वाभाविक रूप से। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ कोई राजनीतिक गुरु पीछे काम नहीं करता। वो अगर आएंगे तो वो उसी तरीके से सर्वमान्य रहेंगे जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सर्वमान्य है। तो मोटे तौर पर उनसे आने से ना तो किसी मोहन यादव जी को खतरा है, ना योगेंद्र आदित्यनाथ जी को कोई खतरा है। उनके आने से किसी को खतरा नहीं है। और साथ में रमेश शर्मा जी बता रहे हैं कि जैसे योगी आदित्यनाथ रहे, अब योगी आदित्यनाथ के उभारने उत्तर प्रदेश में भाजपा के कितने ही राजनीतिज्ञों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। और अगर इसके संदर्भ में रमेश जी को जानना है, कभी केशव मौर्य जी के साथ बैठे, पता चलेगा कितने दर्द और दुख और तकलीफ के साथ में केशव मौर्य की जिंदगी गुजर रही है। पर मेरे साथ में यशपाल जी हैं। क्या कहते हैं यशपाल जी? धीरेन्द्र शास्त्री अगर भाजपा में आ गए तो भाजपा का तो भला ही भला है, पर मोहन यादव जी से लेकर विष्णुदत्त शर्मा तक कितनी बड़ी चुनौती हो जाएंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। इस पर यशपाल जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हिमांशु जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति की कार्यशैली है वो अन्य दलों से हट करके है। अभी मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कल ही दिग्विजय सिंह जी ने कैंसर हॉस्पिटल को लेकर के और प्रशंसा करी धीरेन्द्र शास्त्री जी की। अब एक तरफ राजा पटेरिया जी, जैसा कि आपने स्वयं कहा हिमांशु जी, कि कमलनाथ जी भी उनके आश्रम पर जाते थे और उनके प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट करते थे, और राजा पटेरिया जी तो बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहे हैं। कल दिग्विजय सिंह जी ने तारीफ करी कैंसर के अस्पताल की। और ये देखिए, सेल्फ गोल है कांग्रेस का। सज्जन सिंह वर्मा हो, मुकेश नायक हो या राजा पटेरिया जी हो। राजा पटेरिया जी ने तो उनको राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की बात कर दी। वे कखा गगा भी नहीं जानते हैं। राजा पटेरिया जी, आपकी एक टिप्पणी के कारण से मोदी जी के ऊपर आपने टिप्पणी करी थी, आप कितनी परेशानी में आए। किसी भी व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से बयानबाजी करने से बचना चाहिए। और जहां तक हिमांशु जी आपका प्रश्न है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करता है। भारतीय जनता पार्टी स्थिति और परिस्थितियों के साथ निर्णय करती है। जिस प्रकार से
अभी माननीय पवन मिश्रा जी ने कहा कि आज कोई ऐसा चुनाव नहीं है जिसके कारण से ये सब कयास लगाया जाए। और देखिए हिमांशु जी, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के मंच को तो रामभद्राचार्य जी ने शेयर किया, उनकी गरिमामय उपस्थिति, ऋतुम्बर राजी की उपस्थिति थी। जहां संत बैठे थे वहां राजनेता के शीर्ष पुरुष भी बैठे थे। तो सारे घटनाक्रम में 2 कार्यक्रमों में मीडिया में विचार चर्चा का आ गया है कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं या उनको लाया जाएगा, और उनके आने से वी डी शर्मा जी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, मोहन यादव जी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये सब सोच है हिमांशु जी, कोई आज निर्णय नहीं हो रहा है। लेकिन तब भी जब भी संतों को हमारे मनुष्य जीवन में हमेशा दूरदर्शिता की बड़ी अहमियत रही है यशपाल जी। व्यक्ति को दूर तक देखना चाहिए, दूर का देखना चाहिए। तो हम जरा दूर तक देखने की कोशिश कर रहे हैं और आपको भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें ऐतराज क्या है? आपसे सवाल है सीधा, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर भाजपा में आते हैं तो किस हैसियत में दिखेंगे? एक मंडल कार्यकर्ता के तौर पर दिखेंगे या सीधे डॉक्टर मोहन यादव, विष्णुदत्त शर्मा वाली कतार में दिखाई देंगे, या आप उनको नरेंद्र मोदी, अमित शाह वाली कतार में देख रहे हैं? थोड़ा बताइए तो सही यशपाल जी, कहां देख रहे हैं आप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को? हिमांशु जी, किसकी कहां कतार लगती है, कहां किसको नेतृत्व मिलता है, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आप एक प्रश्न धीरेन्द्र शास्त्री जी से भी पूछ लें और ना पूछें तो वाया मीडिया आप पवन मिश्रा जी के माध्यम से पूछवा लें कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी की तत्काल अभी हालिया प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के आने के बाद जिस प्रकार से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी भारतीय जनता पार्टी में आने को लेकर के या राजनीति में आने को लेकर के उत्सुक है, या उनकी कोई इच्छा है या नहीं है? ये इतना तो राजा पठेरिया जी भी डरे हुए नहीं है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाजपा में प्रवेश को लेकर जितना आप आशंकित हो गए। कहीं अभी तो नहीं आ रहे? पूछूंगा मैं जब पवन जी के पास जाऊंगा, लेकिन मैं राजा पठेरिया जी के पास आना चाहूंगा। और राजा जी, कुल बातचीत का निष्कर्ष तो यह निकल रहा है कि अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आते हैं तो भाजपा ही उपयुक्त है और भाजपा के साथ मिलकर एक बेहतर काम भी हो सकता है। क्या कहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं को जिन्होंने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में खड़ा किया था, जिनकी लोकतंत्र के अंदर आस्थाएं थी, बहुत कुछ प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं की तरह उछलते थे, उन तमाम लोगों को किनारे लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक नया मुकरा है धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके माध्यम से इनको ठिकाने लगाया जाएगा। और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जी का भी ठिकाने लगाने का खेल किया जाएगा। और फासीवादी शक्ति हमेशा धर्म की आड़ लेके राजनीति करती है। दुनिया में जिन जिन देशों में धर्म आधारित राजनीति हुई है उनको देख लीजिए। पश्चिम के कई देशों ने चर्च को और राजनीति को अलग अलग रखा और उन देशों का विकास देख लीजिए। और जिन देशों में धर्म आधारित राजनीति हो रही है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अन्य कोई मुस्लिम देश हो, वहां होगा ये देश मुल्ला मौलवियों, बाबा बैरागियों, पीष्ट पादरियों के द्वारा नहीं चलेगा। लोकतंत्र के अंदर बनाए गए बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान के द्वारा, गांधी के नैतिक बल के द्वारा, नेहरू के वैज्ञानिक सोच के द्वारा और सामाजिक समानता में महान लोहिया का जो योगदान रहा, उसके आधार पर देश चलना चाहिए। मैं साफ कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन लगातार खो रही है और उसके लिए धर्म के आधार पर केवल अकेले धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, ऐसे दर्जनों बाबा बैरागी पैदा किए जा रहे हैं। और उन्हें मैं तो खुलेआम आरोप लगाता हूँ कि कहीं ना कहीं से बारीक जांच कराई जाए तो इनके पास जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उपलब्ध कराया, इनका कहना है। लेकिन मैं आ रहा हूँ वापस पवन जी आपके पास में, फैसला लेने में देर तो नहीं हो जाएगी? अभी आपने कहा देखो हमारे जो भी कार्यक्रम चल रहा है, अभी तो कोई चुनाव नहीं है। आपको नहीं लगता है कि अगर राजनीति में आना है तो इन चुनाव के समय आना ठीक नहीं, या आपका आकलन है कि आना है तो इन चुनाव के समय आना ही ठीक है? क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, जहां तक राजा पटेरिया जी का प्रश्न है जी, तो उनके मन में 2 प्रकार की कुंठाएं हैं जी। एक तो खजुराहो से उनको 2-3 बार मौका मिला जी, और उसी खजुराहो क्षेत्र में परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का भी गांव है, वो भी वहां के निवासी है जी। और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी से डिफीट होते रहे। तो एक कुंठा का कारण उनका ये है जी। और दूसरा जो उनका राजनीतिक मंसूबा है जो पूरी कांग्रेस पार्टी का है, वो एक मुस्लिम तुष्टीकरण जो इन लोगों के अंदर भीतर तक घर कर गया है
ये कभी भी सनातन के पक्ष में बात करने के लिए इसलिए खड़े नहीं होते क्योंकि उनको लगता है कि जो हमारा एक बहुत बड़ा वोटर है, जो हमारा मुस्लिम समुदाय है, वो कहीं नाराज ना हो जाए, वो हमसे कहीं स्लिप ना हो जाए। तो ये उनका दूसरा कारण हो सकता है। दूसरा जो उन्होंने आरोप लगाया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शीघ्र ही राजनीति में आ जाएंगे या राजनीति करेंगे, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कभी भी राजनीति में आने की कोई बात अभी तक न तो की है, न वो कर रहे हैं, और जो मेरा अनुमान है उसके अनुसार न वो राजनीति में आएंगे। यदि इनको इतना ही डर है, ये कह रहे हैं कि जब साधु संत, सनातन के जो साधु संत ये कह रहे हैं इनको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जो शंकराचार्य जी लोग कहते हैं वही सर्वमान रहता है। तो अभी मैं इनको याद दिला दूं कि परम पूज्य अभिव्यक्तेश्वरानंद जी ने कुंभ में एक प्रस्ताव पारित किया था कि राहुल गांधी जी हिंदू नहीं है, उनको हिंदू धर्म से बर्खास्त किया जाता है। तो क्या शंकराचार्य जी के इस अभिमत से भी ये सहमत है क्या? एक तरफ ये उनकी बात करते हैं, दूसरी तरफ उनका विरोध करते हैं। तो पहले तो कांग्रेस को सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस को अपनी आइडियोलॉजी तय करनी पड़ेगी। पवन जी, कांग्रेस को जाने दीजिए, मैं तो आपकी टिप्पणी से बड़ा चिंतित हो गया। आपने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की राजनीति में आने की कोई संभावना नहीं है। आप इस विचार से सहमत हैं? या आपको लगता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सियासत को ही सबसे ज्यादा जरूरत है? देश की राजनीति की दिशा बदलने के लिए, जिस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इसके लिए उन्हें सीधे राजनीति में होना चाहिए। क्या कहते हैं पवन जी? उसकी बात मैं आपसे ही, आपके ही प्रसंग से ले रहा हूं, जो आपने शुरुआत की अपने सुविचार से कि जो मोहन करमचंद गांधी जी ने बात की कि धर्म और राजनीति अलग नहीं है और न कभी अलग हो सकते हैं। तो इस बात को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि इस बात से मैं सहमत हूं, राजनीति और धर्म कभी अलग नहीं हो सकते। मगर क्या आज ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसकी शुरुआत की है? आप देखिए, जो कौरव पांडव थे वो एक ही गुरु के दोनों शिष्य थे। कौरव अलग थे, पांडव अलग थे। और कृपाचार्य जी थे, उन्होंने भी इन दोनों लोगों की ही पुष्पित किया है, सिखाया है। तो जो धर्माचार्यों की जो भूमिका रही है शुरुआत से भारत में, जो आप देखिए सनातन संस्कृति की जो शुरुआत। अपन तो मुद्दे पर आते हैं। पवन मिश्रा जी, जिनकी अटूट आस्था है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी में, वो गुरुजी को किस रूप में देखना चाहते हैं? चाणक्य के तौर पे या चंद्रगुप्त के तौर पे? मैं व्यक्तिगत यदि बात करूं तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को हम लोग एक चाणक्य के रूप में देखना चाहते हैं जी। हम लोग नीति निर्धारक के रूप में देखना चाहते हैं। मगर जिस तरीके का हम लोगों ने उनके साथ समय गुजारा है, जो 8-10 साल का हम लोगों का साथ में जो सफर रहा है, उनके साथ उठना बैठना रहा है, उनको हम लोगों ने देखा, उनकी जो गतिविधियां रही हैं वो निश्चित रूप से बेहद सनातन के समर्थन में रही, हिंदुत्व के समर्थन में रही। अब आप दूसरे तरीके से बात करेंगे तो जो लाइन हम लोग लेके चल रहे हैं, या जो महाराज जी जो लाइन लेके चल रहे हैं, या जो उनके अनुयायी उनके ऊपर लेके चल रहे हैं, वो आज के परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी उसी लाइन पे चल रही है। तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राजनीति करने लगेंगे। अच्छा, एक और बात बताइए। आपने बताया कि आपकी इच्छा तो यह कि गुरुजी चाणक्य के तौर पर रहे। चाणक्य की महिमा तभी है जब उसके पास कोई चंद्रगुप्त हो। तो गुंजन जी, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चंद्रगुप्त मिल गया या अभी चंद्रगुप्त की तलाश जारी है? बस इतना और खुलासा कर दीजिए। देखिए, अभी ये प्रश्न जब से गर्म हो रहा है, या ये इस पे बात हो रही है, इस पे डिबेट हो रही है, जब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदया इस कार्यक्रम में आए। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि मोहन यादव जी आते रहे हैं, कमलनाथ जी भी आते रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी भी आते रहे हैं, हमारे स्थानीय जो अन्य विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हो चाहे भाजपा के विधायक हो, वो भी आते रहे हैं। और सब लोग एक साथ वहां बैठते उठते रहे, महाराज जी से बातचीत करते रहे। मगर इसके बाद भी आप देखिए, कहीं ना कहीं इस बात को लेके आज ये प्रश्न उठ रहा है, इस कार्यक्रम के बाद ये प्रश्न उठ रहा है कि हम जो राजनीति की बात कर रहे हैं, तो क्या राजनीति धर्म से अलग है, या सनातन का मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा है, देश। पवन जी, आप घुमाओ मत। आप क्या राजनेता तो हो नहीं, एक धर्माचार्य के साथ जुड़े हुए हो। धर्माचार्य तो भीरू प्रवृत्ति का होता नहीं है, प्रखर होता है, जो बात है सीधे बोलता है। सवाल बड़ा सीधा सा है कि जिनको चाणक्य के तौर पर देखने की अभिलाषा है,
उन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चंद्रगुप्त मिल गया है या चंद्रगुप्त की तलाश जारी है? सवाल कितना सरल सा है। यहां पवन मिश्रा जी को ही चंद्रगुप्त के रूप में देख लें तो भी कोई ऐतराज नहीं है। आपका जो प्रश्न है सर, उस प्रश्न में ही आप कहीं ना कहीं उस पूरे मुद्दे को लपेट रहे हैं, और यदि इस प्रश्न का ही जवाब मैं आपको दे देता हूं तो फिर आपकी बात पुष्ट हो जाएगी कि वो राजनीति करना चाहते हैं। यदि चंद्रगुप्त की तलाश है और चंद्रगुप्त मिला नहीं है या मिलने वाला है तो फिर उनको तो राजनीति करना ही है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, अभी कोई इस तरीके का प्रश्न हम लोगों के दिमाग में नहीं है, ना महाराज जी के दिमाग में ये कुछ चल रहा है। अभी हम लोग केवल लेकिन लोगों के जहन में चल रहा है, इस बात से इंकार नहीं। गुंजन जी, आपसे जानना चाहूंगा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के राजनीतिक में प्रवेश के लिए अभी इंतजार करना चाहिए या सब कुछ तो प्लेटफॉर्म में सज गया है? अब प्रधानमंत्री आ गए, राष्ट्रपति आ गए, मुख्यमंत्री कतार लग के मिल रहे हैं, लाखों की भीड़ जुट रही है, किस बात का इंतजार? आ जाए या अभी और इंतजार करना चाहिए? देखिए, अभी तो इंतजार कुछ दिन करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं चेतावनी भी है हम धर्माचार्य जो राजनीति में जुड़े हैं उनके लिए। दूसरा, कभी भी महानायक ये नहीं कहता है कि हमको ये चीज करना है। अरविंद केजरीवाल जी भी अन्ना आंदोलन से जो उभरे थे तो उन्होंने कसमें खाई थी हम राजनीति में नहीं आएंगे। राजनीति में आने के लिए कोई भी व्यक्ति स्वयं नहीं कहता है, वो ऐसा एक स्क्रिप्ट तैयार की जाती है कि जनता के मांग पर या हिंदुत्व की जरूरत है या देश को जरूरत है, इसलिए मैं अब जनता के लिए या देश के लिए आ रहा हूँ। और मैं तो इंतजार करूंगा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी राजनीति में आए और मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। तो गुंजन जी इस बात के इंतजार में रहेंगे। आखिरी टिप्पणी के लिए रमेश शर्मा जी क्या कहते हैं? अभी स्क्रिप्ट राइटर की तलाश है या समय की तलाश है? स्क्रिप्ट राइटर तो तैयार होगा। देखिए, मोटे तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि आज मैं पत्रकार के रूप में नहीं बल्कि एक सनातनी सेवक के रूप में बोलूंगा। मैंने एक बार धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ मंच साझा किया है भोपाल के गुफा मंदिर में। उन पर एक विशिष्ट मैंने आभा देखी है। वो राजनीति में आए या नहीं आए ये हमको समय पर छोड़ देना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से अगर किसी संत के यहाँ प्रधानमंत्री चले गए तो उस पर फिर इतनी बेचैनी राजनेताओं को नहीं होना चाहिए, क्यों चले गए, फिर भाजपा में आ ही रहे हैं, फिर क्या कोई पद ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कुछ चीजों को हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। रुकिए रमेश जी, आपके पास में 50 साल से ज्यादा का पत्रकारिता जीवन का अनुभव है, कुछ स्मरण आता है आपको कि एक सामान्य 27-28 साल की उम्र का कोई व्यक्ति हो और उसके आयोजन में 3 दिन के भीतर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मौजूदगी हो जाए? देखिए, स्वाभाविक रूप से ऐसा मुझे बिल्कुल स्मरण नहीं आता। हालांकि इंदिरा जी भी मेरे ख्याल से चंद्रा स्वामी या संत का नाम भूल रहा हूं, उनके यहाँ जाती थी। लेकिन उसके लिए हिमांशु जी एक बात समझ लीजिए, 1000 वर्ष की हमने जो दासत्व को देखा था, उसके बाद सनातन धर्मीय अनुयायियों को और सनातन धर्म से जुड़े हुए राजनेताओं को स्वत्व जागरण में थोड़ा बहुत समय लगना है। और वो स्वत्व जागरण का समय अब थोड़ा सा जो टर्न लिया है किसी वजह से, खासतौर से 91 के बाद जो चेंज आया है उसमें राजनेताओं उसमें ध्यान देने की बात है, रमेश जी का कहना है। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अल्प आयु में और अति सीमित कालखंड के अंतर्गत अतिरिक्त सक्रियता ने कुल मिलाकर उनके संदर्भ में उम्मीदें जोड़ी हैं। उनकी प्रखरता, उनकी विद्वता और उनकी अभिव्यक्ति को लेकर लगातार सजगता कहीं ना कहीं यह बोध कराती है कि यह शख्स केवल एक धर्मगुरु के तौर पर ही आने वाले समय में दिखाई नहीं देगा। क्या आने वाले वक्त में हम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक कुशल राजनीतिज्ञ के तौर पर भी देखेंगे? और वो कुशल राजनीतिज्ञ केवल चाणक्य की भूमिका से संतुष्ट हो जाएगा या बदलते कालखंड में चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों ही भूमिकाएं निभाने चाहेगा? जानना दिलचस्प होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। सत्ता के प्रतिष्ठानों के प्रति संतों की चाह को लेकर समय समय पर दूसरे अनुभव भी रहे। इस संदर्भ में एक महाकवि हुए कुम्भन दास, उन्हें अखबार के दरबार में न्योता गया था। वहां के अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा कि संतन को कहा सीकरी काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसरे गयो हरि नाम। संत कुम्भन दास ने ये अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। इस पीड़ा की अभिव्यक्ति के उन्होंने फतेहपुर सीकरी में उस समय पर अकबर की राजधानी हुआ करती है, तो उन्होंने बताना चाहा कि संतों को ज्यादा सत्ता प्रतिष्ठानों के फेर में नहीं होना चाहिए। और इसलिए नहीं होना चाहिए कि कुल मिलाकर वहां से ऐसा कुछ नहीं मिलता है जो संत को प्रभु स्तुति के साथ मिलता है। पर
संत मूलतः भारतीय है, तो अगर देश की जरूरत है तो क्या उसे केवल संत के रूप में रह जाना चाहिए या राजनीति के तौर पर अपनी भूमिका निभानी चाहिए? यह फैसला तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके समर्थकों को लेना है। हमें तो केवल निगाह रखनी चाहिए। हम निगाह रखेंगे और जब कोई परिवर्तन होगा तो उसे लेकर फिर आपके बीच पाएंगे। और बहरहाल आज मुझे दीजिए याद, सादा पड़ा। हर रोज हो जाता हूँ